B2 receptor very important. ADH का सेकंड रिसेप्टर होता है हमारा B2 रिसेप्टर एंड B2 रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा किडनी एंड किडनी में भी कहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट पे एंड ये अगर काम नहीं करे तो क्या हो जाएगा हमारा डायबिटीज इंसिपिडस एंड इसके अलावा क्या डेवलप कर सकता है सिम्टम्स डेवलप कर सकता है नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस सेकंड B2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हमारे वेस्कुलर एंडोथेलियम पे वेस्कुलर एंडोथेलियम एंड वेस्कुलर एंडोथेलियम पे इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते मेन वर्क रहता है हमारा इस पे किडनी पे जो हमारे को पता होना चाहिए अगर हम बात करें डायबिटीज इंसिपिडस के लिए तब हमारे को कुछ नॉर्मल वैल्यूज भी पता होनी चाहिए तो नॉर्मल वैल्यूज क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पे हमारे को नॉर्मल वैल्यूज अगर याद रहेंगी तभी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे तो जैसे लिखिए सीरम ऑस्मोलरिटी फ्रंट पेज पे लिख लीजिएगा सीरम ऑस्मोलरिटी रेंजेस फ्रॉम 275 to 295 milliosmol per kg. Okay, urinary osmolarity 300 to 1000 बहुत लंबी रेंज है 3000 to sorry 300 to 1000 ml 1000 milliosmol per liter. serum sodium level from 135 to 135 135 to 145 milliequal per liter. Serum potassium level is 3.5 to 5. Okay. क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन ये ऐसे आता है चूज दी और चैट बॉक्स में आंसर डालना चूज दी बेस्ट लैब वैल्यू ओके तो क्वेश्चन क्या था हमारा क्वेश्चन इज चूज द बेस्ट लेबोरेटरी वैल्यू फॉर सेंट्रल आपको इतना डायबिटीज इंसिपिडस समझा दिया है तब आंसर कर सकते हैं फॉर दी सेंट्रल डीआई ऑप्शंस ध्यान से सुनने की कोशिश करना ऑप्शंस लिखे हुए हैं यहाँ पे यूरिनरी ऑस्मोलरिटी यहाँ पे हमारी सीरम ऑस्मोलरिटी ओके ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी ओके क्या क्या है 50 300 500 260 50 260 500 and 100 आंसर प्लीज सेंट्रल डीआई का क्वेश्चन है जहाँ पे आपको यूरिनरी ऑस्मोलरिटी एंड सीरम ऑस्मोलरिटी का आंसर करना है
आंसर प्लीज। ओके, आई थिंक कुछ कंसेप्ट के लिए फंडा देना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। प्लीज वेट, एक फंडा सुनिए। एक फंडा समझिए, ये नोट करके रखना अपने। अगर मैं कोई भी नोट बोल रहा हूँ तो मतलब उसको डेफिनेटली एक बॉक्स में रखना है। नोट, इफ दी all the values are decreased, all the values like urinary osmolarity, serum osmolarity, and serum sodium level all are decreased, it's showing that it is a case of the psychogenic. It is showing psychogenic positive serum. Okay, but but only if only urinary sodium level, sorry, urinary osmolarity is decreased, remaining values are increased like serum osmolarity and serum sodium level is increased, it denotes the central DI. Now answer please. वेरी गुड, वेरी गुड। आपका आंसर बिल्कुल सही है। ओके, मतलब आपको आंसर पता चल गया है, इसका आंसर डेफिनेटली ए है। ओके, ओके, वी कंटिन्यू विथ एक सिंड्रोम। एक साथ एक चीज रह जाती है,
known as a Cushing syndrome. अच्छा, एक चीज और, कुशिंग सिंड्रोम स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन बता देता हूँ। वन लाइनर क्वेश्चन आता है, सिंड्रोम ऑफ inappropriate inappropriate ADH, syndrome of inappropriate ADH means, इसको क्या लिखा हुआ होगा, सीडा, सीडा सिंड्रोम। एंड सीडा सिंड्रोम में क्या मिलेगा हमारे को, इंक्रीज द यूरिनरी ऑस्मोलरिटी, decrease the serum osmolarity, also decrease, and it is the main complaint of this SIDA syndrome, also decrease the serum सोडियम लेवल, जो डिनोट करता है कि यहाँ पे एडीएच इनअप्रोप्रिएट है। एंड इंक्रीज द यूरिनरी सोडियम एक्सक्रीशन मींस ग्रेटर देन 20 मिली इक्वल पर लीटर। ओके, एंड याद रखने वाली चीज या बॉक्स में डालने वाली चीज क्या रहेगी यहाँ पे यूवोलीमिया मींस नो एडिमा, एक वर्ड लिखा हुआ मिलेगा यूवोलीमिया। इट इज द सिम्पटम ऑफ द सीडा सिंड्रोम मींस दी नो एडिमा। अब एडिमा डेवलप क्यों नहीं होता है, इसका रीजंस भी हैरिसंस का एक्सप्लेन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये रीजन पता ही नहीं है। ओके, नो एडिमा। ओके, यहाँ पे कौन से वैल्यूज नॉर्मल मिलेंगे वो भी पता होना चाहिए, लाइक सीरम पोटेशियम लेवल एट सीरम बाइकार्बोनेट लेवल्स आर नॉर्मल, मींस यहाँ पे क्या नहीं मिलेगा, डेफिनेटली नो एसिडोसिस, नो एसिडोसिस एंड नो एल्कलोसिस, नो एल्कलोसिस। ओके, तो मैं जो कह रहा था वन लाइनर क्वेश्चन क्या आता है इससे डायरेक्ट, व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन फॉर द सीडा सिंड्रोम। डीआई के लिए मैंने क्या बताया था, आपको वापस से याद करा देता हूँ, वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे जो टेस्ट होता है उसका नाम है वाटर लोडिंग टेस्ट, मींस कि यहाँ पे एडीएस सिक्रीट करवाना है तो हमको क्या देना पड़ेगा, वाटर ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगा। मींस 2 लीटर वाटर अगर हमने दिया है, 2 लीटर वाटर देने के बाद में हमारा यूरिन आउटपुट, आउटपुट क्या हो जाए, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाए, मींस अराउंड 1.5 लीटर हो जाए, तो इट इज अ नॉर्मल पेशेंट कि हमने ज्यादा पानी पिया है तो ज्यादा यूरिन किया है, बट एडीएस सिक्रीट नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या डेवलप होगा, डिक्रीज दी, या जितना है एज इट इज अनचेंज्ड, अनचेंज्ड यूरिन आउटपुट। यस और नो में प्लीज आंसर करिए, ये कंसेप्ट समझ में आया या वापस से समझाऊं, यस और नो में प्लीज चैट बॉक्स में आंसर डालिए कि ये चीज समझ में आई है या नहीं। नो, डॉक्टर प्रसन्ना वापस से एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर एडीएस सिक्रीशन होगा तो वो क्या काम करेगा, कनेक्टिंग डक्ट्स के ऊपर वाटर रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, यस और नो। अगर हमारा एडीएस सिक्रीट कब होता है, जब बॉडी में डिहाइड्रेशन हो, मींस वाटर की कमी होगी, तभी तो एडीएस सिक्रीट होगा एंड कनेक्टिंग डक्ट से वाटर रीअब्जॉर्प्शन का काम करेगा। देन अगर मान लीजिए हमारा एप्रोप्रिएटली एडीएस सिक्रीट नहीं हो रहा है तो क्या होगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वाटर क्या होने लगेगा, एज इट इज सिक्रीट होने लगेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, वाटर लोडिंग टेस्ट किया कि हमने ज्यादा से ज्यादा वाटर हमने बॉडी में
एक साथ हमने 2 लीटर पानी पी लिया, एक साथ तो अगर आप भी पानी पीलोगे तो क्या होगा, यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डेफिनेटली इंक्रीज ही तो होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। मैंने 2 लीटर पानी पिया तो यूरिन आउटपुट डेफिनेटली इंक्रीज होगा। अगर ये इंक्रीज क्यों हुआ, ड्यू टू दी एडीएच सिक्रीट होने लग गया था मेरी बॉडी में, तो उसने क्या किया कि अब मेरे को बॉडी में ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं है, तो वो सिक्रीट करने लग जाता है, तो हम ज्यादा पानी पियेंगे तो ज्यादा यूरिन आउटपुट होने लग जाता है। बट अगर वाटर हमने ज्यादा पिया तो वो यूरिन के साथ में नहीं निकल रहा है, मीन्स वो क्या हो रहा है, वैसे के वैसे अनचेंज्ड कंडीशन में है, तो इट्स शोइंग दी कि यहाँ पे सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा एक क्या करना चाहिए, टीओसी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहेगी, ओनली एंड ओनली वाटर रेस्ट्रिक्शंस, वाटर रेस्ट्रिक्शन, एंड इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द सीडा सिंड्रोम। देखो पहला क्वेश्चन ये बनता है, सेकंड क्वेश्चन बनता है वाटर लोडिंग टेस्ट यूजफुल फॉर, water loading test is useful for, okay, it is the SIADH सीडा syndrome, syndrome of the inappropriate। और इसके अंदर ट्रीटमेंट में वैसे तो हम एडीएच एंटागोनिस्ट भी दे सकते हैं, बट अपने को क्वेश्चन जो आएगा वो यही आएगा, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज वाटर रेस्ट्रिक्शंस, एंड टेस्ट कौन सा है, वाटर लोडिंग टेस्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इट इज नोन एज ए कुशिंग सिंड्रोम। ओके, कुशिंग सिंड्रोम। बेसिक फंडा क्या रहता है कुशिंग सिंड्रोम होने का, समझने की कोशिश करना, एक बार में समझ में आ जाएगा आपको कि ये मेरी क्या है, दिस इज माय एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सिक्रीट करती है, ACTH, and ACTH stimulates the adrenals, and this adrenals secretes the cortisol। जैसे जैसे कॉर्टिसोल लेवल ब्लड में इंक्रीज होने लगेगा, इंक्रीज कॉर्टिसोल लेवल वापस से एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलेगा, मींस नेगेटिव फीडबैक देगा। क्या देगा, नेगेटिव, नेगेटिव फीडबैक देगा कि अब एसीटीएस सिक्रीट मत करो, कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो रहे हैं, तो नेगेटिव फीडबैक की वजह से एसीटीएस लेवल क्या होने लगेंगे, डिक्रीज होने लगेंगे, एंड कॉर्टिसोल लेवल वापस से नॉर्मल और मे बी डिक्रीज होने लगेंगे। तब जब डिक्रीज कॉर्टिसोल लेवल होंगे वो क्या देंगे, पॉजिटिव फीडबैक देंगे कि कॉर्टिसोल लेवल डिक्रीज हो रहे हैं, एसीटीएस सिक्रीशन करो, एंड एसीटीएस पॉजिटिव फीडबैक देता है कि कॉर्टिसोल रिलीज हो। ये सर्किल समझ में आया। तब डिजीज कहाँ पे डेवलप होती है, डिजीज ये डेवलप होती है कि यहाँ पे कुशिंग सिंड्रोम में क्या हो जाता है, दिस दिस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज नॉट वर्किंग, this negative feedback mechanism is not working, known as a loss of negative feedback mechanism। अगर कोई भी डिजीज को समझना है तो इस बेसिक कंसेप्ट के साथ में समझ के रखिए, क्योंकि डेफिनेशंस याद करने से डिजीज समझ में नहीं आती है, तो आपको बेसिक फंडा समझ में आना चाहिए। ओके, जस्ट होल्ड अ सेकेंड।
ओके, तो basic concept is loss of the negative feedback mechanism. What are the etiological factors causing the Cushing disease? Etiology. etiology में सबसे पहला और मतलब मोस्ट कॉमन ही बोलूंगा, तो क्या रहेगा? इट इज पिट्यूटरी एडिनोमा. पिट्यूटरी एडिनोमा. Okay. Second is the adrenal adenoma or adrenal carcinoma. Third, ectopic ACTH. ACTH. ectopic ACTH में कौन कौन से ectopic साइट कौन कौन सी हो सकती है? स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग, ब्रोंकियल एडिनोमा, ब्रोंकियल एडिनोमा, पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा, pancreatic carcinomas and carcinoid thymus. Carcinoid thymus. Okay. And last is the iatrogenic. अब ये तो हुआ कि हमारे को रटने वाली चीज हो गई. क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है? क्वेश्चन ध्यान से सुनने की कोशिश करना. मोस्ट कॉमन एंडोजीनस कॉज, आंसर इज पिट्यूटरी एडिनोमा. क्वेश्चन कैसे आएगा? मोस्ट कॉमन एंडोजीनस कॉज, आंसर इज पिट्यूटरी एडिनोमा. अगर क्वेश्चन पूछा गया है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ, मोस्ट कॉमन एंडोजीनस कॉज ऑफ दी कुशिंग सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, तब तो आंसर जाएगा पिट्यूटरी एडिनोमा. अगर पूछा है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दी कुशिंग डिजीज, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दी कुशिंग डिजीज, आंसर इज पिट्यूटरी एडिनोमा. एंड अगर क्वेश्चन पूछा है इस क्वेश्चन को, एंड सेकंड ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दी कुशिंग सिंड्रोम, तब आंसर क्या चला जाएगा? एट्रोजेनिक कॉज. कोई कंफ्यूजन? यस और नो प्लीज. ये कंसेप्ट होना ही चाहिए क्योंकि कई बार आप बोलते हैं. कंफ्यूजन मत रहना. Most common cause of the Cushing disease, answer is pituitary adenoma. Most common endogenous cause of the Cushing syndrome is pituitary adenoma. Most common cause of the Cushing syndrome, answer is iatrogenic cause. And question आता है most common malignancies causing the Cushing syndrome, answer is the small cell carcinoma of the lung is the most common malignancy. Most common malignancies. Okay. तब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की. क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द कुशिंग. तो यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स डेवलप्स ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ द अलग अलग प्रोडक्ट है लाइक प्रोटीन, फैट एंड ऑल. तो हम बात करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन्स. ओके. प्रोटीन ब्रेकडाउन से क्या होगा? प्रॉक्सिमल मायोपैथी, और सबक्यूटेनियस टिश्यू टियर, सबक्यूटेनियस टिश्यू टियर्स. एंड ये किस फॉर्म में शो होगी आपको? स्ट्राइप एंड स्ट्राइप just hold on a second.
uh, and easy bruising. Easy bruising. Okay. Second, ब्रेकडाउन ऑफ दी फैट की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, फैट की वजह से हमारे को क्या मिलेगा, वेट गेन। एंड आपको सबको पता है वेट मेनली क्या होता है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल ओबेसिटी। सेंट्रीपिटल ओबेसिटी मेन सिम्टम है, जिसके अंदर हमारे को क्या देखने को मिलेगा, आपने नाम सुना होगा बफेलो हम, बफेलो हम एंड मून लाइक फेस। ये चांद सा चेहरा। ओके, मून लाइक फेस। देन हमारी 10 मिनट्स में क्लास ओवर हो जाएंगी, तो हम वापस से रीज्वाइन करेंगे। हम 3:30 पे, आधे घंटे का लंच ब्रेक है, तो 3:30 पे हम वापस से रीज्वाइन करेंगे। ओके। तो क्वेश्चन कैसे डेवलप होता है कि ये तो सारी चीजें सर हमारे को पता है, क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन और अर्लीस्ट सिम्टम्स, अर्लीस्ट सिम्टम। आंसर इज वेट गेन और सेंट्रल ओबेसिटी। और लेटर ऑन सेंट्रल ओबेसिटी डेवलप होती है, वेट गेन के बाद में सेंट्रल ओबेसिटी डेवलप होती है, देन बफेलो, देन मून लाइक फेस। तो अगर क्वेश्चन आता है अर्लीस्ट या मेन मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन, इट इज द वेट गेन, इट इज द वेट गेन। इसके अलावा कई सारी चीजें डेवलप होती हैं, लाइक थर्ड क्लिनिकल फीचर्स इज द डायबिटीज mellitus, fourth symptom is the increase the sodium level, and increased sodium level आपको सबको पता है hypernatremia causes the hypertension, causing the, and यहाँ पे साथ में क्या देखने को मिलेगा, decrease the potassium level, so definitely it means the alkalosis, alkalosis and decrease potassium level and alkalosis किसको दिखाता है, किसको शो करता है, इट इज नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सॉरी एक्टोपिक एसीटीएच, एक्टोपिक एसीटीएच। ओके, एक्टोपिक एसीटीएच को शो करेगा। ओके, देन फिफ्थ सिम्टम, यहाँ तक कंप्लीट लिखा। फिफ्थ सिम्टम इज द मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में क्या मिलेगा, फर्स्ट ओलिगो मिनोरिया, देन डेवलप्स द एमेनोरिया, एमेनोरिया। ओके, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपकी ऑप्स की क्लास लूंगा एंड गायनी की क्लास लूंगा, कि ओलिगो किसको कहते हैं, मिनो किसको कहते हैं, एमिनोरिया किसको कहते हैं, कौन सी टर्मिनोलॉजी को हमारे याद रखना होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या मिलेगा, मिनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, ओलिगोमिनोरिया, एमिनोरिया। प्लीज चैट बॉक्स में आंसर डालिए। हाइपोथायरॉयडिज्म में, हाइपोथायरॉयडिज्म में हमारे को क्या मिलेगा, मिनो, मेट्रो, ओलिगो, एमिनोरिया। Remaining students, please answer. Amenorrhea, metrorrhagia, polymenorrhea, or please answer. Amenorrhea, metrorrhagia, hypo, oligomenorrhea.
बताइए, ये क्वेश्चन मैंने बीच में इसलिए पूछा है क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए, और प्लस हमारे को कुशिंग के साथ में, कुशिंग का तो पता हो गया ना आपको, पहले ऑडिको मिलेगा फिर एवेलोरिया मिलेगा, ठीक है। अब सबका आंसर गलत है, आंसर और आंसर एक ही होगा, आंसर इज मीनोरेजिया, आंसर इज मीनोरेजिया। अब आप कहेंगे सर मीनो और मेट्रो में क्या डिफरेंस है एंड ऑल, तो वो सारी चीजें मैं गाइनिक में अच्छे से क्लियर करवाऊंगा, बट अभी के लिए आंसर याद रखोगे प्लीज। आप होम्योपैथिक के स्टूडेंट हो तो आपको ये सिंपल क्वेश्चन आंसर गलत नहीं करने हैं, तो वन लाइनर्स में बता रहा हूँ साथ के अंदर, ठीक है। मीनोरेजिया लिख के रखिए अपने नोट्स में, बॉक्स में डाल के रखना कभी भी मत। मीनो और पॉली में भी डेफिनेटली डिफरेंस है, बिल्कुल ये गाइनिक में मैं क्लियर करवाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। अगर आपको पहले पता चल सकता है तो आप पहले बता दीजिएगा, ठीक है। बट मीनो और पॉली बिल्कुल ही अलग टर्मिनोलॉजी है। पॉलीमिनोरिया एंड मिनोरेजिया अगर सेम होती तो दो टर्मिनोलॉजी क्यों डेवलप होती, है ना। डेज एंड क्वांटिटीज पे फर्क रहता है इसीलिए, ठीक है। प्लीज ना अभी एक्सप्लेनेशन कर दें। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट इज सीएनएस सिम्टम्स। सीएनएस सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, पहली चीज। सेकंड चीज चीज क्या मिलेगा, इंक्रीज द एपेटाइट एंड डिक्रीज द स्लीप, डिक्रीज द स्लीप। यहाँ पे इसके अलावा क्या मिलेगा हमारे को, यूफोरिया, अत्यधिक खुश है आदमी, यूफोरिया में रहता है, एंड साइकोसिस डेवलप होता है। तो दीज आर दी सिम्टम्स, ठीक है। लेटर स्टेज में, लेट स्टेज के अंदर क्या डेवलप हो सकता है, लेटर स्टेज में डिप्रेशन, लेटर स्टेज में डिप्रेशन डेवलप हो सकता है। अब क्वेश्चन आता है, रेड लाइन के अंदर लिखिए, फर्स्ट साइन, फर्स्ट साइन ऑफ कुशिंग syndrome, first sign of the Cushing, first symptom बताया था weight gain, first sign is the loss of the diurnal variation, variation, okay। मीन्स एक्चुअल में होता क्या है कि हम सीरम कॉर्टिसोल लेवल अगर देखेंगे, सीरम, ध्यान से समझने की कोशिश करना क्योंकि हमारे पास में लास्ट 2 मिनट्स हैं, तो मैं ये टॉपिक कंप्लीट करना चाहता हूँ। सीरम, और हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी 3:30 PM। सीरम कॉर्टिसोल लेवल, अगर सीरम कॉर्टिसोल लेवल देखते हैं तो इसका बाय पूरे 24 आवर्स के अंदर अप एंड डाउन मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, सुबह 6:30 का हमने सैंपल लिया तो वो लो लेवल मिलेगा, बट मैक्सिमम लेवल मिलता है अराउंड 8:30 AM। ध्यान से सुनना, मैक्सिमम एट 8:30 AM। देन जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे ये चीज वैल्यू क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, अराउंड 6:30 AM वापस से सेम, और ये कहलाती है डिपिंग, ये क्या कहलाती है, डिपिंग। और 6:30 to 12 midnight remain unchanged, remain unchanged, values are remain unchanged। तो मतलब ये कह सकते हैं कि AM की वैल्यू PM की वैल्यू से ज्यादा होती है, यस और नो। तो डेफिनेटली अ नॉर्मल पेशेंट, सॉरी नॉर्मल पर्सन हैविंग cortisol, serum cortisol level higher in AM and low value in PM
बिकॉज इट इज नोन एज ए डिपिंग, इट इज नोन एज ए डिपिंग। तो ये डायूरेनल वेरिएशंस मिलता है। बट इन अ पेशेंट विद दी कुशिंग सिंड्रोम, यहाँ पे एएम सैंपल की वैल्यू पीएम वैल्यू की सैंपल वैल्यू से सेम रहती है। इट इज नोन एज ए कुशिंग सिंड्रोम। इसको आप, इट इज दी फर्स्ट साइन, इट इज दी फर्स्ट साइन, और यही पूछा जाता है। आंसर मिल गया था आपको। फर्स्ट साइन इज द लॉस ऑफ द डायूरेनल वेरिएशन। मतलब क्या है वो मैंने आपको समझाया है। तो इट इज नॉट अ कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है ना। तो कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए क्या करेंगे? तो कंफर्मेटरी टेस्ट में ना वापस से रिजॉइन करने पे ही बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास में लेस देन 1 मिनट है। तो प्लीज रिजॉइन एट 3:30, जिससे कि मैं कंफर्मेटरी टेस्ट को एक्सप्लेन कर पाऊंगा।